हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में, विच इज़ आवर सेकंड पार्ट, सेकंड चैप्टर एक तरीके से बोल सकते हैं हम, एंड इट इज़ एटॉमिक फिजिक्स। तो अलग अलग नाम से चैप्टर आपको मिल सकता है, बोर्स मॉडल करके भी मिल सकता है कहीं पर लिखा हुआ आपको, या फिर एटॉमिक फिजिक्स करके भी लिखा हो सकता है। तो मेनली ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी ये इस पर क्वेश्चंस आते हैं एटॉमिक फिजिक्स पर बेस्ड। जो भी हम इसमें चीज़ें पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर करके चैप्टर है जिसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। साथ ही यहाँ पर हम जो चीज़ें हमने केमिस्ट्री में पढ़ी हैं तो उन पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, लेकिन फिर से एक बार देखेंगे चीज़ों को नए तरीके से, या हो सकता है किसी ने मिस कर दिया हो, या फिर सही से उस वक्त तक आइडिया नहीं होता, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने पोटेंशियल वगैरह बहुत अच्छे से तब तक नहीं पढ़ा था। अब आपने पोटेंशियल वगैरह पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह में हमने पढ़ा है पोटेंशियल के कंसेप्ट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह आपने पढ़ लिया है। तो अब आप पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो फिर ज़्यादा बेटर वे में अब आपको ये समझ में आएगा। हो सकता है तब आपने चीज़ें याद कर ली हो, रट्टा मार लियो, लेकिन अब हम थोड़ा और बेटर वे में समझने की कोशिश करेंगे इस पार्ट को। तो एटॉमिक फिजिक्स में ऑब्वियसली हम एटम के बारे में बात करने वाले हैं, तो एटम का स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अलग अलग थियरीज दी गई। तो शुरुआत हुई एंशिएंट ग्रीस से, मतलब एटम जो वर्ड है, एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। एटम वर्ड का मतलब है इनडिविजिबल। तो शुरुआत हुई थी एंशिएंट ग्रीक में, एक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये इमेजिन किया कि अगर आप किसी चीज़ को कट करते हैं तो एक चीज़ को आधे में कट किया, फिर उस आधे को उसके आधे में, फिर उसके आधे में, फिर उसके आधे में, तो अगर आप आधे आधे में कट करते जाएंगे चीज़ों को तो छोटी 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 बनती जाएगी। तो सवाल है, आप क्या कट करते ही रह सकते हैं? मतलब कट करते जाएंगे और वो छोटा होता जाएगा। तो इस बात को उन्होंने बोला कि एक सबसे छोटा एंटिटी है सब्सटेंस की जिसको कि आप कट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी कट। तो उस एंटिटी को उन्होंने बोला एटम, नाम दिया गया एटम। एटम का मतलब होता है ए मतलब नॉट, टॉम मतलब कट, नॉट कट, विच कैन नॉट बी फर्दर कट। तो एटम वर्ड यहां से निकल के आया है। तो एटम एक तरीके से स्मॉलेस्ट एंटिटी है जिसको फर्दर कट नहीं किया जा सकता, लेकिन अब हमें पता है कि एटम्स को भी फर्दर कट किया जा सकता है। कट करने का मतलब एटम्स के भी छोटे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हाँ, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो मतलब इलेक्ट्रॉन अकेला या प्रोटॉन अकेला या न्यूट्रॉन अकेला, इट कैन नॉट बी कॉल्ड मैटर या एंटिटी बोला जा सकता है कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन वो मैटर की स्मॉलेस्ट एंटिटी नहीं बोली जा सकती। मतलब अकेला प्रोटॉन या अकेला न्यूट्रॉन या अकेला इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कॉल्ड एलिमेंट, एक तरीके से वो एलिमेंट नहीं बना सकता। तो इसलिए दिस इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी कट, but we know that now we know that it can further be divided into its sub parts, लेकिन फिलहाल वो बात की बात है। तो एटम का शेप कैसा होता है, क्या होता है, इस पर बहुत टाइम तक बात चलती रही। एक्चुअली हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो हम देख नहीं सकते थे एक पर्टिकुलर साइज से छोटी चीज को देख पाना पॉसिबल नहीं हमारे लिए। तो एटम इतने छोटे होते हैं कि वो नेकेड आइज को तो नजर आ ही नहीं सकते ऑब्वियसली। तो इस पर अलग अलग थियरीज वगैरह देने की कोशिश की लोगों ने, और सबसे पहली जो मॉडर्न टाइम में जो थियरी आई इसकी, वो आई सर जे थॉमसन के द्वारा। तो इनका नाम हमने पढ़ा है, जे थॉमसन का नाम पिछले चैप्टर में भी। तो जे थॉमसन जो थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने ही, जे थॉमसन ने ही एक मॉडल दिया था विच इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर
वाटरमेलन मॉडल भी, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है उसको। तो जे थॉमसन का जो मॉडल था वो बेस था, इट वाज बेस्ड ऑन थर्मोआयनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने देखा था कि जब गर्म कर रहे थे हम किसी रेजिस्टर को, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जम करके आ रहे थे, तो दैट वाज कॉल्ड थर्मोआयनिक एमिशन। तो यहां पर जे थॉमसन का जो मॉडल था, जो एटॉमिक मॉडल था जे थॉमसन का, वो इसी थर्मोआयनिक एमिशन पर बेस्ड था। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, ये पहले से पता था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वगैरह इससे पहले आ गई थी। तो एटम न्यूट्रल होता है वो हमें पता था पहले से, वो आप केमिस्ट्री का पार्ट है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वगैरह। तो अब अगर न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब उस पर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए एटम में, और हमें यह भी पता है कि इंडिपेंडेंटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जे थॉमसन ने ये बोला कि जब उनको दिखा कि इलेक्ट्रॉन्स जम करके बाहर आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये इमेज आई, और बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो उनके दिमाग में ये इमेज आई कि जैसे केक होता है, केक का एक मतलब केक का एक मटेरियल होता है और बीच बीच में उसमें पुडिंग्स होती हैं, जैसे कुकी होती है। तो कुकी का भी जो जैसे बिस्किट या कुकी होती है, तो कुकी का एक बेस मटेरियल होता है, मतलब जो आटा वगैरह जो होता है, और उसके अलावा बीच बीच में कुकी चिप्स होते हैं। तो उसी तरीके की इमेज उनके दिमाग में आई कि एटम भी करीब करीब इसी तरीके का है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल के नहीं आ रहा था, केवल नेगेटिव चार्ज बाहर निकल के आ रहा था। तो उन्होंने ये बोला कि एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि केक में या कुकी में वो जो आटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज जो है वो एम्बेडेड है। तो जे थॉमसन का जो ये मॉडल था, इट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन। वाटरमेलन भी अगर इमेजिन करें तो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है वो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसमें बीच बीच में बीज कहीं कहीं पर एम्बेडेड होते हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल जो था वो था कि पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मटेरियल, throughout the atom, is uniformly distributed throughout the atom, uniformly distributed throughout the atom, and negative charge जो है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्कवर किए थे उन्होंने, तो नेगेटिव चार्ज दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर embedded in the positive charge। तो ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर ये छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज एक तरीके से एम्बेडेड है। तो ये उन्होंने मॉडल दिया जे थॉमसन ने, बेस्ड ऑन हिज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, थर्मोआयनिक एमिशन का जो एक्सपेरिमेंट था। लेकिन जे थॉमसन ऑब्वियसली बहुत रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे, और बहुत मतलब काफ़ी साइंटिस्ट उनको काफ़ी मतलब एक तरीके से हाई लेवल था उनका साइंस की वर्ल्ड में। तो साइंटिस्ट ने उनकी बात को ऑब्वियसली अच्छे से लिया, और बहुत लोगों ने इस मॉडल को एक्सेप्ट किया। ये 1800 के एंड की बात है। लेकिन फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई करीब 1907 के अराउंड में, एंड इट वाज डन बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने अपने 2 स्टूडेंट्स को बोला, एक्चुअली वो रदरफोर्ड ने नहीं किया था ये फेमस एक्सपेरिमेंट, दिस फेमस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय 2 students of Rutherford, they were guided by Rutherford। Rutherford ने उनको गाइड किया था कि ऐसा करो, मतलब उनके अंडर PhD स्टूडेंट्स थे, गाइगर और एक और उनके स्टूडेंट थे। तो रदरफोर्ड ने उनको ये काम दिया ये करने को, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बनाया। रदरफोर्ड का जो एम था वो था जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को सही प्रूव करना एक्सपेरिमेंटली, मतलब वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देना चाहते थे जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल का। लेकिन जो रिजल्ट निकला एक्सपेरिमेंट से, उसने जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को खत्म कर दिया, मतलब उनका जो ये जो एटॉमिक मॉडल था उसको गलत प्रूव कर दिया एक तरीके से। दिस वाज नॉट इंटेंशन ऑफ रदरफोर्ड, उनका कोई इंटेंशन नहीं था ऐसे गलत प्रूव करने का, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आए उससे वो गलत प्रूव हो गया। तो क्या रिजल्ट निकला और क्या था एक्सपेरिमेंट? दिस फेमस एक्सपेरिमेंट वाज रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट,
रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड जो थे वो बहुत ही एमिनेंट साइंटिस्ट थे अपने समय के, और ऐसा नहीं कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले कोई जानता नहीं था उनको, वो पहले से ही उनको नोबेल प्राइज मिल चुका था फॉर हिज वर्क इन रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में काफी काम किया था रदरफोर्ड ने, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये उनके रेडियो एक्टिविटी में जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसके बाद का एक्सपेरिमेंट था, बल्कि उनके स्टूडेंट्स ने, पीएचडी स्टूडेंट जो उनके अंडर थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट क्या था जरा समझेंगे। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गन ली जिसमें से हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। नाउ अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, हीलियम न्यूक्लियस होते हैं अल्फा पार्टिकल। तो हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल ये गन से निकल के आ रहे हैं। अब ये फिर यहां पर सामने ऐसे करके एक ये सेटअप लिया हमने, इस तरीके से स्क्रीन ली। तो यहां से ये अल्फा पार्टिकल की गन से ये अल्फा पार्टिकल निकल के आ रहे हैं। यहां इसके बीचों बीच इस तरीके से एक बहुत ही पतली फॉइल रखी, बहुत पतली, बहुत थिन फॉइल रखी। अब थिन क्यों, तो और गोल्ड की क्यों? पहली बात, गोल्ड इसलिए क्योंकि गोल्ड इज हाईली मेलिएबल, इट इज हाईली डक्टाइल एंड हाईली मेलिएबल, मतलब उसको बहुत छोटी छोटी शीट में बहुत आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, पतली पतली शीट्स में बहुत इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो पतली पतली शीट बाकी किसी भी मेटल के मुकाबले, तो गोल्ड इसलिए लिया गया ताकि हम पतली से पतली शीट बना सकें। पतली क्यों बनानी है जरा वो समझेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि पतली से पतली इसलिए ताकि जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं इनको मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस ना मिले, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये अगर पतला होगा, बिल्कुल पतला होगा, तो फिर उसको रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं इसके अंदर से। मोटा अगर हुआ तो रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो उस वजह से फिर थोड़ा उसमें इफेक्ट हो सकता है अल्फा पार्टिकल्स में। लेकिन अगर ये थिन हुआ, बहुत थिन हुआ, तो उसको इनफ रेजिस्टेंस नहीं मिल पाएगा अल्फा पार्टिकल को। तो फिर वो फिर इसको टकराएंगे जब, तो अगर इसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा यहां, तो फिर ये इसको पार करके चला जाना चाहिए। नाउ एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, कुछ बच्चों ने गलत भी पढ़ा होता है पहले, या टीचर्स ने कभी हो सकता है गलती से गलत पढ़ा दिया हो। तो प्लीज ये मिसकंसेप्शन को क्लियर करेंगे कि रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स को। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, व्हाट वाज रदरफोर्ड एक्सपेक्टिंग? रदरफोर्ड, अगर प्लम पुडिंग मॉडल सही है, ये बहुत पतली गोल्ड फॉइल है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम के अंदर और ये बहुत पतला है, तो यहां से आने वाले चार्जेस को यहां इनफ रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो अगर ये सही है तो क्या रिजल्ट मिलना चाहिए था? तो उस केस में बिल्कुल गन के सामने ये स्क्रीन है जो कि लाइट होगी जहां जहां पर अल्फा पार्टिकल उससे टकराएंगे। तो अगर प्लम पुडिंग मॉडल सही है तो सारे के सारे 100% के 100% यहां पर मिलने चाहिए थे हमको, एग्जैक्टली सामने। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां 100% ना मिलके 99% मिलते हैं। अब हो सकता है आप बोले अरे 100 और 99 काफी नजदीक है। नहीं, ये 1% मैटर करता है। तो बाकी 1% कहां मिले? तो एक्चुअली ये जो स्क्रीन है, जैसे अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगी तो ये लाइट पैदा हो जाएगी वहां पर। जितनी ज्यादा लाइट है उतने ज्यादा अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं एक तरीके से। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल सामने वाला पार्ट ही इलिमिनेट होगा, केवल बाकी कोई भी पार्ट इलिमिनेट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर यह ऑब्जर्व किया गया कि ये वाला पार्ट भी इलिमिनेट होता है, ये वाला पार्ट भी, और कुछ बिल्कुल यहां पर भी इलिमिनेशन आता है, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बहुत यहां पर भी इलिमिनेशन, मतलब इलिमिनेशन। हां, अभी भी ज्यादातर इलिमिनेशन सामने ही थी, लेकिन बाकी जगह भी थोड़ी बहुत इलिमिनेशन दिख रही थी। बाकी जगह भी अगर इलिमिनेशन दिख रही है, इसका मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल इधर को भी जा रहे हैं टकरा के। तो जैसे यहां 0.5% यहां चले गए, 0.4% यहां चले गए, और बहुत कम 0.01% यहां भी आए। अब
बिल्कुल वापस आ जाना मतलब उसका मीनिंग क्या है? तो इस पर एक बहुत ही फेमस मतलब रदरफोर्ड ने ये गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट होने के बाद एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, जो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसके रिजल्ट्स को बताने के लिए दुनिया को, तो उन्होंने बोला कि इट इज लाइक, मतलब ये जो है ये बहुत थिन गोल्ड फॉइल है, तो इसको इमेजिन करिए आप कांच की तरह, ग्लास की तरह, और ये हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल हैं, तो इनको इमेजिन करिए बुलेट्स की तरह। तो अगर कांच है और कांच में बुलेट टकराती है, तो 1000 बुलेट या 10,000 बुलेट या 1,00,000 बुलेट, कितनी भी बुलेट टकराएं कांच से, सबकी सब उसको पार करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनफ रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी बुलेट्स को कांच से। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा था। यहां पर 10,000 में से 9,990 तो पार हो रही थी, लेकिन कुछ बुलेट टकरा के वापस आ जा रही थी। तो उनका स्टेटमेंट था ये रदरफोर्ड का कि इट इज लाइक, इट इज सो, दिस रिजल्ट इज सो अमेजिंग दैट इफ यू हिट द ग्लास विथ बुलेट, then 1 bullet in 10,000 is coming back. अब वैसे एक भी बुलेट वापस नहीं आनी चाहिए, 10,000 में एक भी बुलेट या 1,00,000 में एक भी बुलेट वापस नहीं आनी चाहिए, अगर ये सही है तो। लेकिन ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में। तो ऐसा तभी हो सकता है, ये हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस तभी आ सकते हैं जब वो यहां पर किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से टकरा रहे हो। तो यहां से उन्होंने एक अपना नया मॉडल दिया जिसको बाद में सोलर सिस्टम मॉडल भी बोला गया। तो उन्होंने ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मटेरियल में, एटम में। पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, हाईली कंसंट्रेटेड है, और उसको जहां पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस वेरी हैवी भी है, बहुत भारी भी है। भारी क्यों? भारी इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर भारी नहीं है तो ये हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल टकरा के उनको अपने साथ ले जाने चाहिए। अगर वो हल्के हैं तो भारी है, तभी वो इसको वापस पीछे की तरफ को रिबाउंड करवा सकता है। तो दिस शुड बी वेरी हैवी, सॉरी, जो न्यूक्लियस है इट शुड बी वेरी हैवी। तो all the positive charge of the atom must be concentrated in nucleus, and nucleus should be very heavy. Most of the mass of the atom should also be concentrated in nucleus. और इलेक्ट्रॉन बाकी चक्कर काट रहे होंगे हमारे न्यूक्लियस के अराउंड। तो उनका जो इमेजिनेशन था वो था सोलर सिस्टम का, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सन सेंटर पे है और जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे इसके अराउंड, सन के अराउंड। उसी तरीके से न्यूक्लियस सेंटर पे और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे सन सेंटर पे है वैसे न्यूक्लियस हमारे एटम के सेंटर पे है, और जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये उन्होंने इमेज दी, जो इमेज आजकल भी आपको दिख सकती है बुक्स में बनी हुई, मतलब कहीं। हाँ, तो ये जो इमेज है ये अभी भी बुक्स में बनी हुई दिखती है हमको बहुत जगह की। जैसे ये एक न्यूक्लियस बनाते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इमेज आपने बुक्स में बहुत जगह देखी भी होगी। तो एक्चुअली दिस इज द इमेज ऑफ रदरफोर्ड का जो सोलर सिस्टम मॉडल था। तो रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट ने जो पुराना जे थॉमसन का मॉडल था एटम का, उसको एक तरीके से गलत प्रूफ कर दिया। लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल भी कंप्लीटली करेक्ट नहीं था। रदरफोर्ड एक्चुअली ही वाज एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, वो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें नहीं थे, इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ये थियरी मतलब थियरिटिकल फिजिसिस्ट नहीं थे। तो उस वक्त तक एक हमारी जो थियरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, विच इज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जो दी थी, तो उस थियरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उसको एनर्जी लूज करनी चाहिए। इट शुड लूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब तो फिर यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं
और कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें एक्सलेशन तो होता ही है सेंटर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स में भी एक्सलेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स में अगर एक्सलेशन है और वो एनर्जी लूज कर रहे हैं तो फिर उनका रेडियस कम होते जाना चाहिए, कम होते 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 वो न्यूक्लियस से टकरा जानी चाहिए। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो यूनिवर्स में हर चीज खत्म हो जाती, कोई एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। अब जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थी, उसके रिजल्ट्स को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये चक्कर काट रहे हो इसके चारों। तो उसको और बेटर वे में प्रेजेंट किया फिर उन्हीं के स्टूडेंट्स ने, नील्स बोर, जिन्होंने 1913 में अपनी बोर्स थियरी रखी। अब जो बोर्स की थियरी थी वो रदरफोर्ड की थियरी पर बेस्ड थी ऑब्वियसली। रदरफोर्ड का जो एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था जिससे ये रिजल्ट निकला था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर पे कंसंट्रेट होना चाहिए, जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस में ज्यादातर मास भी कंसंट्रेट होना चाहिए एटम का। तो ये रिजल्ट रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से निकला था। तो इस बात को तो इनकॉर्पोरेट किया ही बोर्ड ने, लेकिन साथ में कुछ और चीजें थी जिसको इनकॉर्पोरेट किया बोर्ड ने अपनी थियरी के अंदर। तो बोर की थियरी में कुछ पोस्टुलेट्स थे। अब वो पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कुछ एजम्पशंस। तो वो एजम्पशंस उन्होंने दिए ताकि जो रिजल्ट निकल के आ रहे थे एक्सपेरिमेंटल, उनको उनकी थियरी सेटिस्फाई कर सके। तो कौन से एक्सपेरिमेंट्स को वो सेटिस्फाई करना चाहते थे? तो ये जो काम था बोर का, रदरफोर्ड का, और इससे पहले जे थॉमसन का, उसके अलावा कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा था साथ में, जिस पर कि बोर्स की नजर थी। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर चल रही थी, जरा उसको समझेंगे, वो था स्पेक्ट्रम, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट उस दौरान हो रहे थे। तो क्या है एमिशन स्पेक्ट्रम? तो वैक्यूम ट्यूब का जमाना था वो। वैक्यूम ट्यूब जो जे थॉमसन का भी जो थर्मोआयनिक एमिशन का एक्सपेरिमेंट था वो भी वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड था। उसके अलावा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड था। तो वैक्यूम ट्यूब बड़ी फेमस थी। तो वैक्यूम ट्यूब पर ही बेस्ड ये एक्सपेरिमेंट है, एमिशन स्पेक्ट्रम का एक्सपेरिमेंट। क्या है ये एक्सपेरिमेंट? बहुत सिंपल सा है कि एक वैक्यूम ले लीजिए, एक मतलब वैक्यूम ट्यूब ले लीजिए, मतलब इसमें से पूरी हवा निकाल दी गई है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। फिर उसके अंदर प्योर गैस भर दीजिए, एक सिंगल एटम, जैसे सिंगल एटम्स की गैस या सिंगल मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसके अंदर भर दी, तो इसके अंदर केवल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, केवल हाइड्रोजन है या केवल ऑक्सीजन है या केवल नाइट्रोजन है। मतलब हवा में तो क्या होते हैं, सब मिक्स्ड होते हैं, लेकिन इसके अंदर सिंगल स्पीशी, सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल, सब के सब, तो वो इसके अंदर डाले गए। नाउ फिर इसको यहां किया गया गर्म। अब ये गर्म मतलब ऐसे करके नीचे से इसको, ये वैक्यूम ट्यूब की दीवारों को गर्म किया गया, नीचे से हीट दी गई इसको। तो दीवारें गर्म होंगी तो दीवारों से ये भी एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, तो गैस के पार्टिकल्स भी एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे, ठीक है, और गैस भी गर्म हो जाएगी, ठीक है। अब गैस गर्म हो गई, फिर उसके बाद ये हीट देना बंद कर दिया, ये हीट देना बंद कर दिया। तो अब इसके बाद ये गैस होने लगेगी ठंडी, ये गैस कूल डाउन होने लगेगी, इसका टेम्परेचर घटने लगेगा। तो ये कूल डाउन जब होगी, तो ये कूल डाउन होगी तो ये कुछ एनर्जी बाहर इससे निकलते हुए हमको ऑब्जर्व होगी। अब ये जो एनर्जी बाहर निकलेगी ये हम ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। तो एक डिवाइस होता है स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो पता लगाता है एक तरीके से कि जो यहां से एनर्जी आ रही है वो किस वेवलेंथ की लाइट आ रही है या किस फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है एक तरीके से। तो स्पेक्ट्रोमीटर एक अलग से साइंस ही है, स्पेक्ट्रोग्राफी बोलते हैं इसको, जो कि स्पेक्ट्रम एनालिसिस की पूरा जो हमारा, हमने पहले ही बात करी है जिग्सू वाइमर, तो पूरा जो लाइट का स्पेक्ट्रम है उसको ऑब्जर्व करने के लिए करने का डिवाइस है स्पेक्ट्रोमीटर। तो यहां से जो एनर्जी बाहर निकल के आ रही है तो उस एनर्जी में कौन सी लाइट है, मतलब
विजिबल लाइट है या इंफ्रारेड है या अल्ट्रावायलेट है या किस किस वेवलेंथ की लाइट है। तो ये ऑब्जर्व करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया। तो ये गैस जब ठंडी होने लग गई तो ये एमिट करने लग गई, ये एमिशन है एक तरीके से। तो ये जो एमिशन से जो लाइट बाहर निकल के आ रही है इसको ऑब्जर्व किया गया स्पेक्ट्रोमीटर से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां ऑब्जर्व की गई। वैसे तो नॉर्मली जब किसी ब्लैक बॉडी को एनालाइज किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से, मतलब किसी सॉलिड बॉडी को आप गर्म करके ठंडा करने छोड़ देंगे तो उसको जब ऑब्जर्व किया जाता है तो उसमें सभी वेवलेंथ ऑब्जर्व होती है। मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा मिलता है, कम ज्यादा अमाउंट में, लेकिन सभी वेवलेंथ मिलती हैं गामा भी, एक्सरेज भी, अल्ट्रावायलेट भी। लेकिन यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, यहां पर सब वेवलेंथ नहीं मिलती, कुछ स्पेशल वेवलेंथ ही मिलती है। मतलब लैम्डा 1 मिलेगी, लैम्डा 2 मिलेगी, लैम्डा 3 मिलेगी। अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 मिलेगी तो उनके बीच की कोई भी वेवलेंथ नहीं मिलेगी। मतलब हो सकता है जैसे 4000 या 400 एंगस्ट्रॉम है और दूसरी वेवलेंथ है 900 एंगस्ट्रॉम। तो 400 एंगस्ट्रॉम मिली, 900 एंगस्ट्रॉम मिली, लेकिन 400 से 900 के बीच में कोई भी नहीं मिली, कोई भी नहीं मिली उसके अलावा उनके बीच में। फिर 900 के बाद मिली फॉर एग्जांपल 2000, तो 900 और 2000 के बीच में कोई भी वेवलेंथ नहीं मिली। तो ये थोड़ा डिफरेंट एक तरीके से ऑब्जर्वेशन हो रही है यहां पर कंपेयर टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ निकल के आ रहा था। तो यहां पर कुछ स्पेशल वेवलेंथ ही बाहर निकल के आ रही थी, और ऐसा तब हो रहा है जब एक स्पेशल मतलब एक सिंगल गैस को आप गर्म करके ठंडा करने के लिए छोड़ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। इन वेवलेंथ्स को बोला जाता है, ये स्पेशल वेवलेंथ्स को बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब ये ऐसा नहीं कि 3-4 ही होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता यहां पर डिस्क्रीट वैल्यूज मिलती हैं, ये स्पेशल वैल्यूज मिलती हैं। और मजे की बात, अलग अलग गैसेस के लिए वैल्यू अलग अलग होती है। मतलब हाइड्रोजन के लिए कुछ होंगी वेवलेंथ की वैल्यूज, हीलियम के लिए अलग, बोरॉन के लिए अलग, ऑक्सीजन के लिए अलग, नाइट्रोजन के लिए अलग, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वेवलेंथ की वैल्यूज मिल रही थी, लेकिन डिस्क्रीट मिल रही थी। मेन बात क्या है यहां, डिस्क्रीट वैल्यूज। तो डिस्क्रीट वैल्यूज मिल रही थी। अब सबसे सिंपलेस्ट गैस जो होती है वो हाइड्रोजन होती है, सबसे सिंपलेस्ट एटम भी। तो ये एक्सपेरिमेंट शुरुआत में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पर किए गए। तो हाइड्रोजन गैस के एमिशन स्पेक्ट्रम्स को ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने। नाउ दूसरा एक स्पेक्ट्रम होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये भी साथ में एक्सपेरिमेंट किया गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के। तो ये एक्सपेरिमेंट भी क्या है जरा समझें। तो इसमें भी फिर से ये गैस ली गई, ये गैस ली गई और ये जैसे हाइड्रोजन ली गई। तो हाइड्रोजन ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर केवल हाइड्रोजन है और कोई गैस नहीं है। अब इस बार क्या किया, इस बार गर्म नहीं किया इसको, इस बार इसमें से लाइट पास कराई गई। और ये लाइट जो है ये जैसे व्हाइट लाइट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट, ये पूरी रेंज ऑफ लाइट है। अब जैसे व्हाइट लाइट ही होती है तो उसमें ऐसा नहीं एक फिक्स वेवलेंथ होती है। 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक की सभी वेवलेंथ होती हैं। तो ये पूरी वेवलेंथ पूरा स्पेक्ट्रम डाला गया एक तरीके से कंप्लीट। ऐसा नहीं कि 4 या 5 ही वेवलेंथ डाली गई हैं, कंप्लीट स्पेक्ट्रम डाला गया है कि पूरी की पूरी जैसे 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम तक, मतलब 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम तक सभी वेवलेंथ्स प्रेजेंट हैं इस लाइट में। तो ये मल्टीक्रोमेटिक लाइट डाली गई यहां से और इससे पास कराई गई। फिर सामने जब ये लाइट बाहर निकली तो ऑब्जर्व किया गया यहां पर। तो यहां पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आया कि जितने वेव यहां पर कुछ स्पेशल वेवलेंथ गायब हो रही थी, कुछ स्पेशल वेवलेंथ्स यहां पर नहीं मिल रही थी, कुछ स्पेशल वेवलेंथ्स एब्सेंट थी, या एक तरीके से कुछ स्पेशल वेवलेंथ यहां एब्जॉर्ब हो गई थी। और ये जो स्पेशल वेवलेंथ यहां एब्जॉर्ब हुई थी, जो यहां पर नहीं मिल रही थी, जो यहां अंदर एब्जॉर्ब हो गई थी, ये स्पेशल वेवलेंथ्स इनमें से ही कुछ वेवलेंथ्स थी। मतलब जैसे लैम्डा 1 थी और लैम्डा 4 थी। तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 नहीं हुई एब्जॉर्ब लेकिन लैम्डा 1 और लैम्डा 4 हो गई। ऐसा नहीं कि एमिशन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ मिल रही हैं सभी की सब यहां पर एब्जॉर्ब भी हो रही है, नहीं, सबकी सब एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, कुछ ही एब्जॉर्ब हो रही है। एमिशन स्पेक्ट्रम में जितनी ऑब्जर्व हो रही हैं, जितनी मिल रही हैं हमको एमिशन स्पेक्ट्रम में, उसमें से कुछ ही वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब हो पा रही हैं।
सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो ये हमने देखा, ये स्पेशल केस। ये फिनोमिना पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आ सकते हैं कभी इस पर थियोरेटिकल। दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम एंड दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये जो पूरा था, ये सब कुछ ऑब्जर्व किया बोर्स ने, नील्स बोर ने, और उन्होंने अपनी थियरी दी, एटॉमिक थियरी, बोर्स एटॉमिक थियरी सामने रखी, ताकि उनका जो थियोरेटिकल रिजल्ट्स हैं वो इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकें। इसके अलावा इससे पहले की जो चीजें थी उनको भी एक्सप्लेन करना था उनको, मतलब अपनी थियरी में उनको सब चीजें एक तरीके से जुगाड़ भिड़ाना था कि सब चीजें सही से बैठ जाएं। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को थियोरेटिकली सही बैठाने के लिए उन्होंने अपनी थियरी सामने रखी। तो उनकी बोर की थियरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, तो जरा वो देखना स्टार्ट करेंगे हम। तो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थियरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकली, ये नोट करेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेशल वेवलेंथ एमिट हो रही हैं, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेशल वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही हैं, लेकिन सारी की सारी एमिशन वाली नहीं, कुछ एमिशंस में से भी कुछ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये चीज उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। तो इस बात को मतलब एक तरीके से थियोरेटिकली उन्हें फिट बैठाने के लिए उन्होंने अपना मॉडल दिया, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है, तो वो क्या है बोर्स एटॉमिक मॉडल? तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स रखे, उन्होंने कुछ एजम्पशंस रखे अपने सामने कि ये एजम्पशंस हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब ये उनको भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों होना चाहिए, तब तक नहीं पता था, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिल रहे थे उनको फिट बैठाने के लिए उन्होंने ये पोस्टुलेट्स रखे। तो इनको बोला जाता है बोर्स पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एजम्पशंस। तो बोर के जो पोस्टुलेट्स हैं, पहला पोस्टुलेट जो है वो है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट। ऐसा नहीं कि कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, न्यूक्लियस होता है, ये सब तो मतलब अंडरस्टूड है, वो तो रदरफोर्ड ने पहले ही प्रूव कर दिया था। उसके अलावा जो बातें बोली उन्होंने, तो पहला पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट की खासियत होती है कि उनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो दे डू नॉट लूज एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये जो हमारी थियरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलेट करता है तो उसको एनर्जी लूज करनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बोर ने ये बोला कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट है, उन स्पेशल ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तो फिर वो एनर्जी लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। अब ऐसा क्यों होगा ये उन्होंने नहीं बोला, ये कुछ टाइम के बाद पता चला कि ऐसा क्यों होता है। कुछ टाइम के बाद जब ये मैटर वेव्स वगैरह की बात आई, डी ब्रॉगली वेव्स, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो पहला पोस्टुलेट था स्टेशनरी ऑर्बिट का। तो क्या है, लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। In stationary orbits, electron does not emit radiation. In stationary orbit, electron does not emit radiation, contrary to the predictions of classical electromagnetic theory. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी थी उसके जो assumption थे उसके अकॉर्डिंग ये उसके अपोजिट, ये जब इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज कि देयर इज डेफिनेट एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट। देयर इज डेफिनेट एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट। तो डेफिनेट एनर्जी है, देयर इज डेफिनेट एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, एंड इफ द इलेक्ट्रॉन absorbs the energy
equal to energy gap between two levels, it will jump from lower energy level to higher energy level, and if it loses energy equal to energy gap between the two levels, it will come from higher energy level to lower energy level. तो मतलब ये ऐसे करके एनर्जी लेवल्स हैं. तो ये अगर E1 एनर्जी है यहाँ, या E2 एनर्जी है, यहाँ E3 है, यहाँ E4 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन E1 एनर्जी में है तो वो इस एनर्जी के बराबर डेल्टा E12, ये एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी वो एब्जॉर्व करेगा, तो वो यहां से यहां जंप कर सकता है. अब इसके बीच में वो कहीं पर भी लाई नहीं कर सकता. इट कैन नॉट लाई, मतलब एक तरीके से ये एनर्जी गैप जितना है उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्व कर सकता है, इससे कम नहीं कर सकता. इससे ज्यादा भी वो इस गैप के बराबर कर सकता है या फिर इस गैप के बराबर कर सकता है. मतलब अगर इस जगह इलेक्ट्रॉन है मेरा E1 एनर्जी में, तो या तो वो इस गैप के बराबर की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, या इस गैप के बराबर की, या इस गैप के बराबर की. वो इतनी एनर्जी या इतनी एनर्जी या इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. डेफिनेट एनर्जीज है. तो दूसरा जो है कि देयर इज अ डेफिनेट एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट एंड द एटम रेडिएट्स एनर्जी ओनली व्हेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ दीज ऑर्बिट टू अदर. ओनली व्हेन इट मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ दीज ऑर्बिट टू अदर. If the energy of electron in the higher orbit is E2 and in the lower orbit is E1, then the frequency of radiated waves is given by, अगर वो E2 से हायर से लोअर आता है तो वो एनर्जी एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, और अगर लोअर से हायर जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्व करनी पड़ेगी. और कितनी एनर्जी, कितनी फोटोन, क्योंकि ये जो एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, इट इज एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन. ये बात हो चुकी है हमारी पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में. तो ये सिंगल फोटोन की एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, दिस शुड बी इक्वल टू एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू लेवल्स. तो ये हो जाएगा एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1. तो मतलब ये जो एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी का सिंगल फोटोन है, या तो वो एमिट होगा या तो वो एब्जॉर्ब होना चाहिए. अगर लोअर से हायर जाना है तो एब्जॉर्ब होना चाहिए इतनी एनर्जी का फोटोन, और अगर हायर से लोअर आना है तो इतनी एनर्जी का फोटोन एमिट होना चाहिए. ठीक है. नाउ तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है बोर्स क्वांटाइजेशन रूल. तो क्वांटाइजेशन का जो पोस्टुलेट था तो वो है कि बोर्स फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ electron's angular momentum is quantized and its magnitude is integral multiple, angular momentum of electrons is integral multiple of h upon 2 pi. h is Planck's constant, बात की हमने पहले इसकी. 2 pi is also a constant. n is a natural number, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो सकता है. L is angular momentum. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड एटम्स, ये क्वांटाइज्ड है. तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. n की वैल्यू 1 2 3 4 अलग अलग शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग हो सकती है. मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं कि कोई भी एंगुलर मोमेंटम एक्वायर कर सकते हैं. दे कैन ओनली एक्वायर एंगुलर मोमेंटम हैविंग वैल्यूज एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. मतलब पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम होगा h अपॉन 2 पाई, दूसरे शेल वाले का 2h अपॉन 2 पाई, तीसरे शेल वाले का 3h अपॉन 2 पाई, ऐसे करके NH अपॉन 2 पाई. दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दिस पोस्टुलेट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो ये तीन पोस्टुलेट उन्होंने सामने रखे, ये तीन एजम्पशंस एक तरीके से उन्होंने किए. तो इन एजम्पशंस के बेसिस पे हम डेरिवेशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट. इसके और जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले से पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जो नॉलेज गेन की है वो एंड प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल. तो इन दोनों की मदद से हम एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स. तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या होता है? पहली बात, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक मतलब जिनका
Z जिनमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे प्रोटॉन ज्यादा हो सकते हैं न्यूक्लियस में, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो अकेला होना चाहिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बाद में हुई थी 1932 में चैडविक। तब तक मतलब जब तक ये चल रहा था बोर्ड्स थियरी वगैरह, तब तक न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था। लेकिन हाँ, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो पता ही था ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहां Z पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जाम्पल, तो प्लस Z इज एटॉमिक नंबर। अब इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं किसी भी ऑर्बिट में चक्कर काट लेगा, नहीं, उसका जो ऑर्बिट है एक कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में ही चक्कर काट सकता है। तो मान लेते हैं ये nth ऑर्बिट है, तो ये रेडियस है Rn, और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और इसकी कुछ स्पीड होगी, मान लेते हैं स्पीड है Vn। तो यहां पर ये जो फोर्स होगी वो लगेगी kZe² अपॉन Rn², ये कोलम्बिक फोर्स अट्रैक्शन की, दैट विल बी इक्वल टू mv² अपॉन r। ये हमने न्यूटन्स लॉ लगाया सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में। तो यहां पर से देखेंगे तो ये पहली इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी, विच इज न्यूटन्स लॉ एंड कोलम्ब्स लॉ। दूसरी इक्वेशन है यहां पर बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, ये nth ऑर्बिट में अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू NH अपॉन 2π। अब एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr, तो ये हो जाएगा mvn rn, दैट शुड बी इक्वल टू NH अपॉन 2π। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। नाउ अब ये दो इक्वेशन अगर देखेंगे तो इन दो इक्वेशंस में से हम चीजों को गायब कर सकते हैं और वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे यहां से देखेंगे तो Rn दोनों जगह से इक्वेट कर सकते हैं, तो आ जाएगा kZe² अपॉन mvn², दैट विल बी इक्वल टू NH अपॉन 2π mvn। तो यहां से देखेंगे तो m से m कट जाएगा, vn से एक vn कट जाएगा, तो यहां से vn की वैल्यू आ जाएगी kZe² इंटू 2π अपॉन NH, kZe² इंटू 2π अपॉन NH, ये Vn की वैल्यू आ जाएगी। Vn का मतलब हो गया ये हो गया स्पीड इन nth ऑर्बिट। तो यहाँ पर जो एक तरीके से अगर देखेंगे आप, ये इसको लिख सकते हैं आप, k को लिख सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा Ze² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH। तो ये v जो आ रहा है अगर देखेंगे z और n के z के डायरेक्टली और n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है, मतलब E तो कांस्टेंट है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, E0 भी कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, n nth ऑर्बिट है और z कितने यहां पॉजिटिव चार्ज है ये है। तो Vn अगर आप देखेंगे इट इज कमिंग प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n, ये याद रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। बाकी जो कांस्टेंट आ रहा है अगर वो देखेंगे तो ये आता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकेंड में। ये वैल्यू भी याद रखनी है, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z अपॉन n, ये v की वैल्यू निकल के आती है। दूसरी चीज यहां पर r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहां पर से पुट करके। यहां से देखेंगे अगर आप तो Rn अगर देखेंगे तो Rn इज प्रोपोर्शनल टू Rn की वैल्यू अगर देखेंगे तो वो क्या निकल के आ रही है, इसको लास्ट में लिख सकता हूं। यहां पर देखेंगे तो Rn इज इक्वल टू kZe² अपॉन mvn²। तो ये जब पुट करेंगे यहां पे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी आएगी Zn² अपॉन z²। तो ये इस तरीके से आएगा। तो रेडियस Rn इज प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z²। ये भी याद रखना ऑब्वियसली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो वैल्यू निकल के आता है जब ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आता है 0.5 नहीं इसकी वैल्यू निकल के आती है जो 2. हाँ ये 2.18 या 2.19 लिख सकते हैं ये,
हाँ, और इसकी वैल्यू जो nth ऑर्बिट के रेडियस की 0.529 एंगस्ट्रॉम आती है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम, हाँ 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर में, मतलब एन की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 1 है, मतलब हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट शेल का रेडियस होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू भी याद रखनी है ऑब्वियसली। इसके अलावा और भी वैल्यूज यहां से हम निकाल सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर देखेंगे तो हो जाएगा हाफ एम वी एन स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट अगर देखेंगे तो वी एन हमें पता है ये इसकी वैल्यू इतनी है। तो काइनेटिक एनर्जी की प्रोपोर्शनैलिटी देखेंगे तो इट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये जो जब वैल्यू डाली जाती है तो ये वैल्यू जो निकल के आती है काइनेटिक एनर्जी की, ये वैल्यू निकल के आती है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये वैल्यू निकल के आती है। मतलब nth ऑर्बिट है और अगर z यहाँ पर हमारा z एटॉमिक नंबर है तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल के आती है। नाउ सिमिलरली यहाँ पर एक और एनर्जी है विच इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज k q1 q2 अपॉन r। तो यहाँ पर हो जाएगा k z e माइनस ई अपॉन आर एन। माइनस ई किस लिए, माइनस ई जरा समझिए, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो है k q1 की वैल्यू है z e और इसका चार्ज है माइनस ई अपॉन आर एन स्क्वायर अपॉन आर एन, k q1 q2 अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली नेगेटिव है, माइनस k z e स्क्वायर अपॉन आर एन ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इट कम्स प्रोपोर्शनल टू आर एन, ये आर एन खुद एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो इट ऑल्सो कम प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ आर एन पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर ऊपर आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है माइनस, नेगेटिव है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी टू बी जीरो, इनफाइनाइट दूरी पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ये नॉर्मल एजम्पशन होता है अगर याद हो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो निकल के आती है उसका मैग्नीट्यूड इससे डबल निकल के आता है, मतलब माइनस 27.2 z square upon n square electron volt. So this is the value of potential energy. Now total energy वो भी z square upon n square के प्रोपोर्शनल आ जाएगी और टोटल एनर्जी जो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगी माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जो कि बोर्ड्स एटॉमिक थियरी के एक तरीके से ये फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले हम बार बार यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ऑब्वियसली, ये याद रखने हैं ये सारे फॉर्मूले। एक एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें। नाउ तो यहां पर जो कुछ चीजें ये तो याद रखनी है, उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना है, वह टोटल एनर्जी का जो डेटा है, ये एनर्जी लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं इनकी वैल्यूज को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। एटलीस्ट इसके जो ये हाइड्रोजन एटम के लिए एटलीस्ट। तो यहां पर जो एनर्जी लेवल्स निकल के आते हैं ये अलग अलग, तो ऊपर जाते जाते एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप कम होते जाता है। ये n इजिकल टू 1 लेवल, n इजिकल टू 2 लेवल, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4, n इजिकल टू 5। तो n की जगह 1 डालेंगे और z की जगह 1, तो ये एनर्जी जो निकल के आती है ये है माइनस 13.6। ये एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। मतलब जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम में उसकी एनर्जी है माइनस 13.6, n इजिकल टू 2, तो 13.6 अपॉन 4 आ जाएगा, z की वैल्यू तो 1 है, तो अगर वो करेंगे तो आएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा ये गैप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दिस गैप इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना है, n इजिकल टू 1 और n इजिकल टू 2 के बीच का गैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर n इजिकल टू 3 की वैल्यू, n की जगह 3 डाल देंगे तो माइनस 13.6 अपॉन 9, सो इट इज माइनस 1.51 करीब करीब अगर निकालेंगे, 13.6 अपॉन 9 करेंगे तो 1.51 के करीब। दूसरा ये वाला गैप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 1 और 3 के बीच का गैप, तो 13.6 माइनस 1.5, तो ये 12.1 करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला जो गैप है 13.6 और 1.51 के बीच का गैप जो है, तो अप्रोक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इजिकल टू 4 करेंगे तो 13.6 अपॉन 16,
तो 0.85 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये निकल के आता है। तो ये वैल्यूज जो हैं ये याद रखिए, एटलीस्ट n इजिकल टू 4 तक तो एटलीस्ट याद रखनी है। n इजिकल टू 4 तक ये बाय हार्ट याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बेटा, सीधे सीधे इन वैल्यूज पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ये जो है अच्छे से याद होनी चाहिए इतने तक तो एटलीस्ट। 0.85 0.54 भी याद कर सकते हैं ये, कि इसका वैल्यू माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इजिकल टू 5 की जो वैल्यू है। तो 1 2 3 4 तक तो बाय हार्ट याद होना चाहिए, और येला गैप भी अच्छे से याद होना चाहिए, और येला गैप भी याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सिंपली कितना है, ये 12.1 माइनस 10.2 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2 और 3 के बीच का गैप है। तो ये एनर्जी लेवल्स हाइड्रोजन एटम में n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4, n इजिकल टू 5, n इजिकल टू 1 माइनस 13.6, n इजिकल टू 2 माइनस 3.4, n इजिकल टू 3 माइनस 1.51, n इजिकल टू 4 माइनस 0.85, n इजिकल टू 5 माइनस 0.54। तो ये वैल्यूज बेटा बाय हार्ट याद रखनी है आपको, और ये 1 और 2 के बीच का गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 और 3 के बीच का गैप 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अच्छे से याद रखना है। ये याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से बन पाएंगे आपके। ये फॉर्मूले तो ऑब्वियसली ध्यान में रखने ही है। तो फिर ये इस थियरी के बेसिस पे एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन हो रहा था। तो जो एमिशन स्पेक्ट्रम का जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके बेसिस पे जो वैल्यूज निकल के आ रही थी, जो अलग अलग वेवलेंथ्स की वैल्यूज निकल के आ रही थी, तो वो वेवलेंथ्स की वैल्यूज जो हैं वो यहां से मैच हो रही थी इन एनर्जी गैप से। एक्चुअली वो फॉर्मूला जो है वो अलग से पहले ड्राइव किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो वो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1। अब ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था, ये पहले एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, जो डेटा कलेक्ट हुआ अलग अलग वेवलेंथ्स का तो ये साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने निकाला, और जिन मैथमेटिशियंस ने ये फॉर्मूला निकालने में मदद की उनके नाम के ऑनर में अलग अलग स्पेक्ट्रम का नाम रखा गया हाइड्रोजन एटम के। तो वो सुना होगा मोस्ट ऑफली आपने, लाइमन पाशन ब्रैकेट पी फंड, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट पी फंड। तो ये एक्चुअली मैथमेटिशियंस थे, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट पी फंड, ये सब मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इस डेटा को कंपाइल करके ये फॉर्मूला निकालने में मदद करी। अब ये फॉर्मूला ध्यान दीजिए थियरी से नहीं निकला था पहले, ये उन्होंने वो डेटा जो कलेक्ट हुआ उसमें फिट कर करके उन्होंने देखा कि इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो जो भी वैल्यूज निकल के आ रही हैं। अब जैसे जब n1 की वैल्यू 1 थी तो तब लाइमन नाम दिया गया उसको। n1 की वैल्यू जब 2 थी तो नाम दिया गया बामर, जब n1 की वैल्यू 3 थी तो पाशन, n1 की वैल्यू जब 4 थी तो ब्रैकेट, और n1 की वैल्यू जब 5 थी तो पी फंड। और भी है उसके आगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो n2 n1 से बड़ा होना चाहिए, और ये समझिए कि ये फॉर्मूला निकालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये थियरी तो बाद में डेवलप की है उन्होंने, इस फॉर्मूले को फिट बैठाने के लिए ये थियरी डेवलप की गई है। और ये जो r की वैल्यू है जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है, तो ये वैल्यू मैच कर रही थी जो इसकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है। रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली जो निकल के आती है, और जो थियरिटिकली उन्होंने निकाली, अभी हम निकालेंगे थियरिटिकली, तो वो मैच करती है। तो ये वैल्यू करीब करीब 1.1 इंटू 10 की पावर -7 हाँ पर मीटर। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आती है एक्सपेरिमेंटली। लेकिन थियरिटिकली भी उन्होंने ये वैल्यू निकाली। तो थियरिटिकली कैसे निकाली जरा वो समझ रहे। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूले हैं टोटल एनर्जी का खासकर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला अगर देखेंगे तो
पोस्टुलेट्स अगर याद हो आपको, तो दूसरा जो पोस्टुलेट था बोर का, वो ये था कि एक लेवल से दूसरे लेवल आने और जाने में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। तो एमिशन स्पेक्ट्रम को उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि जब गैस गर्म हो जाती है, जब ठंडी है तब तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में, मतलब n=1 में, जब गैस गर्म हो जाती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाते हैं। लेकिन जब गैस को आप फिर ठंडा करने रखते हैं, तो ठंडा करने के लिए जब छोड़ रहे हैं तो फिर उसमें से एनर्जी एमिट होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर जंप करके ऊपर वाले लेवल पे गए हुए हैं, जैसे ये वाले लेवल पे गए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर जंप करके ये वाले लेवल पे गए हैं हमारी हाइड्रोजन गैस के n=4 पे, तो जब वो ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे तो वो जो एमिट कर सकते हैं वो केवल या तो ये एनर्जी गैप, या तो ये एनर्जी गैप, या तो ये एनर्जी गैप, या फिर जो यहां से यहां जंप कर चुके हैं फिर वो ये एनर्जी गैप या ये एनर्जी गैप, और जो यहां तक आ चुके हैं वो ये एनर्जी गैप। तो फिर कितने टाइप के फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर n=4 तक मेरे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए हैं और फिर ठंडा कर रहा हूं मैं उनको, तो ये 6 डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स मुझे एमिट होंगे। तो ये होगा हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम जो मिलेगा, तो उसमें जो वेवलेंथ मिलेगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन मिलेगी, तो hc/λ दैट विल बी इक्वल टू En2 माइनस En1। मतलब n2 लेवल से अगर n1 लेवल पे जंप कर रहा है तो En2 जो है इट इज -13.6 इंटू z² अपॉन n2² माइनस ऑफ -13.6 इंटू z² अपॉन n1²। नाउ तो ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 13.6 अपॉन hc इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये जो है दिस नंबर इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। जब इसको कैलकुलेट किया गया थियोरेटिकली, और जो एक्सपेरिमेंटली निकल के आ रहा था, एक्सपेरिमेंटली रिडबर्ग कांस्टेंट 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर निकल के आ रहा था, और यहां से जब कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू करीब करीब इसको मैच करती है, अप्रोक्सीमेटली मैच करती है। तो ये फॉर्मूला जो है 1/λ, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड। तो मतलब n2 से n1 पे जब ये जंप करेगा तो ये वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी। तो इस फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका है, मैं उल्टा करके इसको कि लैम्डा इज इक्वल टू ये r की वैल्यू थी 1.1 इंटू 10⁻⁻�7, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ अपॉन 1.1 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। मीटर आएगा, ये आएगा पर मीटर में था, 10⁻⁻7 था। हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू एक तरीके से ये आ जाएगी। तो एंगस्ट्रॉम में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर इंटू 10⁻⁻10 सॉरी, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁷ है पर मीटर, तो ये 10⁻⁻7 आ जाएगा ये मीटर में। अब इसको, इस फॉर्मूले को मैं अगर एंगस्ट्रॉम में, सॉरी यहाँ देख नहीं रहा, तो लैम्डा की वैल्यू, तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम याद करेंगे। 1/λ इज r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², साथ में यहाँ z² भी आता है एक, rz² अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थियरी। तो z की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ पर उल्टा करूंगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/rz² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻7 अपॉन 1.1 इंटू z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻⁻10, अब ये अगर मैं करूँगा मीटर में तो ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा 1000 अपॉन 1.1, 1000 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², तो ये आ जाएगा करीब करीब 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन
z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. This is the value of lambda. ये याद रखनी है बेटा, ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट फॉर्मूला, ये हमें बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने में. 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. या n1 n2 हम अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे जो भी हमको निकालना है अकॉर्डिंगली, जो भी वेवलेंथ हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम n1 और n2 की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे. ठीक है, जैसे कि लाइमन सीरीज किसे बोला जाता है? लाइमन सीरीज बोला जाता है जब वो एमिशन स्पेक्ट्रम का पार्ट जिसमें एंड हो रहा हो n इजिकल टू 1 पे, मतलब ग्राउंड स्टेट पे, जिसको ग्राउंड स्टेट भी बोला जाता है, तो n1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए उसके लिए. तो n1 शुड बी इक्वल टू 1 फॉर लाइमन सीरीज. तो लाइमन सीरीज में मतलब कौन कौन से ट्रांजिशन लाइमन सीरीज बोला जाएगा? तो जैसे 2 से 1 का ट्रांजिशन, ये लाइमन सीरीज. 3 से 1 का ट्रांजिशन भी लाइमन सीरीज, 4 से 1, 5 से 1, तो दीज ऑल आर लाइमन सीरीज ट्रांजिशन. मतलब एंड होना चाहिए 1 पे, तब वो बोला जाता है लाइमन सीरीज. अगर एंड होता है n इजिकल टू 2 पे, n इजिकल टू 2 पे अगर एंड होता है, मतलब 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, तब उसे बोला जाता है बामर सीरीज, अगर 2 पे एंड होता है. अगर एंड होता है 3 पे, तब उसे बोला जाता है पाश्चन सीरीज. अगर एंड होता है 3 पे तो उसे बोला जाता है पाश्चन सीरीज. एंड 3 पे अगर एंड होता है तो इट इज कॉल्ड पाश्चन सीरीज. एंड होता है 4 पे, n इजिकल टू 4 पे अगर एंड होता है तो इट इज कॉल्ड ब्रैकेट, और n इजिकल टू 5 पे एंड होता है तो पीफन. अब यहां पर जैसे बोला जा सकता है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब है 2 से 1, एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब है इंफिनिटी से 1. तो मतलब L1 का मतलब होगा 2 to 1, 2 to 1, एंड L इंफिनिटी का मतलब होगा इंफिनिटी टू 1. फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब होगा 2 से 1 के ट्रांजिशन को. लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब होगा इंफिनिटी से 1 का ट्रांजिशन. फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब होगा 3 से 2 का ट्रांजिशन. लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब होगा इंफिनिटी से 2 का ट्रांजिशन. फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज का मतलब होगा 4 से 3 का ट्रांजिशन. लास्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज का मतलब होगा इंफिनिटी से 3 का ट्रांजिशन. तो ऐसे करके फर्स्ट सेकंड. अब सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, अगर L2 पूछा, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब है 3 से 1 का ट्रांजिशन. अगर बामर की सेकंड लाइन पूछी मतलब 4 से 2 का ट्रांजिशन. अगर पाश्चन की सेकंड लाइन पूछी तो मतलब 5 से 3 का ट्रांजिशन. तो ये इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए. तो इस फॉर्मूले की मदद से आप बहुत आसानी से आप वेवलेंथ पता कर सकते हैं, ये अलग अलग वैल्यूज इनकी. अब जैसे अगर मेरे को बताना है इंफिनिटी टू 1, मतलब n2 की जगह इंफिनिटी और ये 1, मतलब लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, ये 1, z की वैल्यू तो 1 है ही हाइड्रोजन के लिए, तो आएगा 912 एंगस्ट्रॉम. मतलब इंफिनिटी से 1 का जो ट्रांजिशन है उसमें जो वेवलेंथ एमिट हो रही है उसकी वैल्यू है 912 एंगस्ट्रॉम. तो यहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग वेवलेंथ्स विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. जैसे लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, पहले फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ कैलकुलेट करें. फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज अगर कैलकुलेट करना है तो n2 की जगह 2 और इसकी जगह 1 आएगा. तो कैलकुलेशन करूं अगर मैं, तो 912 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 4, सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 912 इंटू 4/3. तो ये अगर देखेंगे तो 304, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो 1216 एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम. This is the wavelength of first line of Lyman series, and last line of Lyman series is 912 एंगस्ट्रॉम. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Lyman series जो entire Lyman series लाई कर रही है, it is lying entirely in UV range. ये UV रेंज है. अगर जिक्सू वाइमर याद हो आपको, जो अल्ट्रावायलेट रेंज होती है 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर करीब करीब 3500 एंगस्ट्रॉम तक, 4000 एंगस्ट्रॉम तक करीब करीब अल्ट्रावायलेट होती है.
तो ये 100 और 4000 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो मतलब एंटायर लाइमन सीरीज लाई इन अल्ट्रा वायलेट रेंज। दूसरा बामर, नाउ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज अगर करनी है तो 912 डिवाइडेड बाई, तो कैलकुलेशन करेंगे अगर जल्दी से, तो 912 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 1/9 आएगा, क्योंकि 3 से 2 का ट्रांजिशन होगा, तो 1/4 माइनस 1/9, तो ये जाएगा 912 इंटू 36/5, 912 इंटू 36/5। तो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं जल्दी से कि ये क्या निकल के आ रहा है। तो 912 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ रहा है 6566 अप्रॉक्सीमेटली, तो 6566 एंगस्ट्रॉम। तो ये अगर देखेंगे तो विजिबल रेंज है 3000, मतलब 4000 से लेकर 7000 के बीच में करीब करीब विजिबल रेंज होती है हमारी। दूसरा, अगर लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज अगर कैलकुलेट करनी है मुझे, तो उसके लिए यहाँ n2 की जगह तो 2 आए, n1 की जगह तो 2 आएगा, इसकी जगह आ जाएगा इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 912 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 9 4 ज़ा इतने एंगस्ट्रॉम। तो अगर ये ध्यान से देखेंगे तो 3648, तो 3500 थोड़ा बड़ा है वैसे, तो ये करीब करीब अल्ट्रावायलेट बोला जा सकता है इसको, लेकिन ज्यादातर इसकी जो होगी वो विजिबल रेंज में होगी, विजिबल रेंज, मेजॉरिटी विजिबल रेंज में होंगी। सम वेव्स, सम लाइंस विल बी इन अल्ट्रावायलेट रेंज, बहुत कम, जैसे इसको करीब करीब अल्ट्रावायलेट बोला जा सकता है 3648 को, तो लेकिन मेजॉरिटी जो होगा बामर इट इज इन विजिबल रेंज। दूसरा, पाश्चन की फर्स्ट लाइन देखेंगे अगर, तो पाश्चन की फर्स्ट लाइन के लिए n1 की जगह डालना होगा आपको 3 और n2 की जगह डालना होगा 4, तो ये आ जाएगा 1/9 माइनस 1/16, तो ये आ जाएगा 912 इंटू 16 इंटू 9 अपॉन 16 माइनस 9 इज 7। तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ रहा है, तो ये निकल के आ रहा है 18,761 एंगस्ट्रॉम करीब करीब। तो ये नंबर देखेंगे तो ऑब्वियसली 7000 से काफी बड़ा है, तो ये विजिबल रेंज से आगे पहुंच गया वेवलेंथ, मतलब इंफ्रारेड रेंज में। और अगर लास्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज, तो उसके लिए n1 की जगह 3 डालना होगा, n2 की जगह इन्फिनिटी डालना होगा, तो ये हो जाएगा दिस इंटू 9, तो ये कितना निकल के आया, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 कैरी 1 8280 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी देखेंगे तो 7000 से बड़ा है, तो मतलब ये एंटायरली जो है इट इज लाइंग इन IR रेंज, और इससे ऊपर के सभी इंफ्रारेड रेंज में लाई करते हैं। तो यहां पर से हमने सीखा कि लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन UV रेंज एंटायरली, बामर सीरीज मोस्ट लाई इन विजिबल रेंज, सम लाई इन UV रेंज, एंड पाश्चन ब्रैकेट पी फंड दे ऑल लाई इन इंफ्रारेड रेंज। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखा हमने। तो CPS के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं उन्हीं से स्टार्ट करूंगा। तो आसान क्वेश्चन है, शुरुआत में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादातर ये चैप्टर काफ़ी, मतलब ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोजन एटम वाला पार्ट जितना अभी तक किया हमने, इट इज़ क्वाइट ईजी। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड ज़्यादातर, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लाएंगे सब। ये होमवर्क है CPS में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, ऑल आर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन के अलावा लिथियम दिया है जैसे Li+2 हाइड्रोजन लाइक एटम, तो वहां Z की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए, जैसे He+ है तो Z की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी। हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, Li में 3 होते हैं, तो Z की वैल्यू 3 डालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसको अटेम्प्ट करके नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।